मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद इकबाल। आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ उर्बिनो इटली। एंड मैं पिछले 5 साल से साइंटिफिक राइटिंग, AI का यूज़, डाटा एनालिसिस, स्कॉलरशिप्स, इन सब चीज़ों पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करता आ रहा हूँ। आई डोंट नो हैव यू एवर सीन माई एनी ऑफ सेशन बिफोर और नॉट। तो आज का जो सेशन आप ऑलरेडी एक फ्यूचर टेक बूट कैम्प जो है वो ले चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसमें बहुत कुछ सीखा होगा, सर नुमान से, सर रजा से। तो आज का ये जो सेशन है, मैं इसको एक ज़्यादातर इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाह रहा था, ख़ास तौर पे कि आप लोगों के किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हैं, चाहे वो AI टूल से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग या बिजनेस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हैं, आई कैन टॉक। पहले मैं एक आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, कुछ चीज़ों को बता देता हूँ। ऑब्वियसली ये बहुत वास्ट टॉपिक है। चाहे आप स्कॉलरशिप की बात करो, चाहे आप बात करो साइंटिफिक राइटिंग की, रिसर्च की, AI टूल्स की, हर चीज़ के ऊपर घंटों बात हो सकती है। लेकिन हम उसको आज एक समराइज फॉर्म में लेके आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये बता दें। यस सर। ओके। अगर हम बात करें AI टूल्स की, तो कुछ AI टूल्स मेरे सामने, इनमें से मैं दो खोल लेता हूँ रिसर्च के हवाले से। पहले हम जरा रिसर्च के हवाले से बात करते हैं, फिर हम वहीं पे AI टूल्स को भी टच करेंगे, स्कॉलरशिप को भी टच करेंगे। दोनों तीनों चीज़ों को मर्ज करके देखेंगे। AI टूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो AI टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, आपने नाम सुना होगा, वो है एक ChatGPT और एक क्लॉड। ये ऐसे AI टूल्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो। दे विल रिस्पॉन्ड टू यू समहाउ। दूसरे कुछ AI टूल्स हैं, जैसे जिसका नाम है रिसर्च रैबिट, ठीक है, साइज स्पेस, कुछ ऐसे AI टूल्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंसस है, और भी बहुत सारे हैं। हम इनमें से कुछ को टच कर लेते हैं। ये भी कुछ AI टूल्स हैं, ठीक है, जैसे रिसर्च रैबिट हो गया, जैसे ये साइज स्पेस हो गया। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि शायद मेरे पास इसकी एक्सेस थी, तो मे बी अगर मैं लॉग इन करूँ तो हम पेड टूल्स भी देख पाए। ओके, ठीक है, साइज स्पेस हो गया, ये कंसेंसस हो गया। इस तरह के भी हमारे पास टूल्स होते हैं। ये होते हैं जो स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए बने हैं। मैंने बहुत सारे AI टूल्स यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं रिसर्च पढ़ाता हूँ, मैं इनको टेस्ट करता रहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मेरी अपनी असेसमेंट है अभी तक, अगर हम सिर्फ पहले रिसर्च के हवाले से देखें, मुझे नहीं पता आप लोग रिसर्च में, पहले मुझे बताओ आप लोग आप लोगों की फील्ड क्या है, तीनों की, जो भी यहाँ पे तीन लोग बैठे हो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अच्छा आप किस फील्ड से, आपके लिए रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्कॉलरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या किस एंगल से मैं आपको AI टूल पढ़ाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप किस डिपार्टमेंट से हो, कुछ पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, ग्रेजुएटेड हो, बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएट है, आप लोग फ्यूचर में रिसर्च की तरफ या स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को गाइड करूंगा। मैं फोकस उतना ज़्यादा उस चीज़ पर रखूंगा जिस चीज़ में मुझे लगता है आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, टेक कोबान के नाम से जो है आप भी बता दो। ठीक है, अज़का भी थी आई थिंक एक, और एक महानूर थी, तो आप सब बता दो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर हूँ। ओके, मे बी देन यू विल ऑल्सो गो टू रिसर्च इन फ्यूचर, या इवन स्कॉलरशिप पे, लेकिन आप अभी काफ़ी आई थिंक जूनियर हो, बट ओके। अज़का आप भी बता दें काइंडली। कंप्यूटर साइंस, हाफ ग्रेजुएट, इंटरेस्टेड इन रिसर्च। ओके, फिर मैं बात कर सकता हूँ। अब रिसर्च, अच्छा, मेरा एक बूट कैंप आना है, वो टोटली फ्री है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। आप जो दो तीन तीन लोग आप लोग यहाँ मीटिंग पे हो, मैं सरदा को बता देता हूँ कि आप तीनों को उस बूट कैंप की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वैसे वो पेड होती हैं, बट आप तीनों को उसकी फ्री एक्सेस दे दी जाएगी। ठीक है, ये है सिर्फ फ्यूचर टेक बूट कैंप की वजह से कि सर नुमान या सरदा जिससे भी आप बात करो, वो आपको इसकी फ्री एक्सेस दिलवा देंगे मेरे बूट कैंप की। उसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं रिसर्च के हवाले से, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब को 15-20 लेक्चर्स हैं, फिर और उसमें बहुत सारी इवन फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स हैं, बहुत सारा कुछ है उसके अंदर, लिंक्डइन के ऊपर सेशन है। तो वो बहुत, वो हमारा होता है अल्टीमेट रिसर्च बूट कैंप। उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि रिसर्च होती क्या है, इवन बिल्कुल बेसिक से। अगर उबान भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपका नाम उबानी है, तो अगर आप भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, या फिर अज़ का भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भी काफ़ी जूनियर, जो भी ग्रेजुएशन के भी मिड में हो, तो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह उसमें पढ़ाया जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, ठीक है, कैसे की जाती है, पब्लिश कहाँ होती है, उसके फायदे क्या हैं, हर चीज़ बच्चों की तरह बिल्कुल पढ़ाई गई है कि आप इवन अगर फर्स्ट सेमेस्टर में भी होते हो तो आपको तब समझ आ जाती है। इंशाल्लाह यू विल लर्न थ्रू दैट। अभी तक 70-80 हज़ार लोगों को पढ़ ले चुके हैं बूट कैंप, और वो फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप ले सकते हो अगर आपको शौक है रिसर्च को सीखने का, एंड यू विल लर्न अ लॉट। तो मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो रिसर्च बेसिकली, अब हमने कोई भी टॉपिक है, रिसर्च के अंदर हमने ना आर्टिकल्स लिखने होते हैं, वो डिटेल्स उसकी आप बूट कैंप में सीख लोगे। उसका फायदा क्या होता है कि अगर हमें कहीं फ्यूचर में जॉब चाहिए, हमें उसकी बेस पे मिलती है। जितने ज्यादा आर्टिकल, तो समझ रहा था हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन कितने किए हैं,
किसी इंजीनियर ने कितनी ज़्यादा एप्स बनाई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, तो उसका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने कितनी ज़्यादा डिवाइसेस क्रिएट की हैं। किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने कितने ज़्यादा लोगों को न्यूट्रिशन की बेस पे ट्रीट किया है। ये इसी तरह से जो रिसर्चर होता है ना, चाहे किसी भी फील्ड का रिसर्चर हो, उसकी कामयाबी उसकी पब्लिकेशंस से देखी जाती है। कितनी पब्लिकेशंस हैं, किस क्वालिटी की पब्लिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ों से देखी जाती हैं। उसके लिए हम एआई टूल्स का यूज़ भी करते हैं, लेकिन एआई टूल्स का यूज़ कहाँ करना चाहिए और कितना करना चाहिए। जब भी हम रिसर्च करते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो इस तरह की एप्स होती हैं, जैसा कि ये रिसर्च रैबिट हो गई, कॉन्सेंसस हो गई, और भी इस तरह की एप्स हो गई, ठीक है, ये आई थिंक कॉन्सेंसस खुल गई है मुझसे। ये रिसर्च रैबिट हो गई, कॉन्सेंसस हो गई, कुछ भी हो गई। मेरा अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस इनको लेके ये है कि ये एप्स इतनी ज़्यादा क्रेडिबल नहीं नहीं होती। जो बेस्ट अगर आप यूज करना चाहते हो एआई टूल्स का, तो ले दे के आप, क्योंकि इन सब के बैक एंड पे चैट जीपीटी या क्लॉड ही काम कर रहा होता है। तो अगर आपको कोई बेस्ट जो इनमें से वेबसाइट जो मुझे अभी तक लगी है, वो है साई स्पेस। ठीक है, अगर कोई थर्ड वेबसाइट ऐसी है इनके अलावा जो कुछ हद तक क्रेडिबल है, ये भी 100% क्रेडिबल नहीं है, कुछ हद तक क्रेडिबल है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डाटा को सर्च करवा सकते हो, जैसे डीप रिसर्च लिखा है। इससे एक वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो। इससे ये एक डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको सर्च करवा सकते हो। ठीक है, आप कोई टॉपिक पे कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसे ड्राफ्ट लिखवा सकते हो। उस टॉपिक पे आज तक दुनिया में क्या काम हुआ है, किसी टॉपिक पे आप आज नंबर देखना चाहते हो, एआई के जो है ना बूम कब आया था, तो उस पे आप रिव्यू लिटरेचर से मुराद क्या कि आज तक एआई के ऊपर जितने वो आर्टिकल्स आए हैं ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आर्टिकल आने कब स्टार्ट हुए थे एआई पे, आज काम हमें पता लग रहा है, लेकिन एआई पे बहुत सालों से काम हो रहा है। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ, मेरी वो प्रोफेसर के भाई हैं, एक्चुअली यूके में होते हैं। उनका मशीन लर्निंग और एआई पे 2012-13 के बाद से काम है। तो हमें ये भी चीज़ें पता लगी हैं, लेकिन ऑलरेडी इन पे काम बहुत अरसे से हो रहा था। बहुत लोग इस पे काम कर रहे थे, उसका बूम बस चैट जीपीटी के बाद आया। लोगों को चैट जीपीटी के बाद पता लगा अच्छा एआई नाम की कोई बला होती है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, आपको पता होगा ये चीज़ बहुत अरसे से है, मशीन लर्निंग और ये सारा कुछ। ठीक है, बहुत अरसे से चीज़ें वर्क कर रही हैं, बूम इसका अब है। तो अगर आप उसका लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हो कि इस टॉपिक पे कितने अरसे से काम हुआ, कब काम हुआ, तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट मैं अगेन कहूंगा, रिसर्च के लिए अगर कोई बेस्ट टूल्स हैं एआई के, ठीक है, पहले मैं कहता हूँ एआई को अपना असिस्टेंट बना के चलो, एआई को अपना बॉस नहीं समझना कि हर चीज से करवानी है। आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट है, आपने सीख लिया, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा वो बूट कैम्प लेते हो, आपने सीख लिया, आपको पता लग गया रिसर्च क्या होती है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, सारा कुछ। इसको फिर अपने असिस्टेंट के तौर पे यूज करो। ये किस चीज के लिए यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल ऑन द बूम ऑफ एआई आफ्टर द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी। हाउ डू यू थिंक इट अबाउट इट एज अ टॉपिक? Can you also make a layout for this, as well as can you tell me at least 5 studies that can be cited in those headings or subheadings? अब मैंने इसको कहा कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, रिव्यू आर्टिकल बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपने खुद कोई प्रैक्टिकली जाके काम नहीं करना, जो अभी तक काम हुआ है ना उसको समराइज करके आपने बताना है कि दुनिया में ये लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं, दूसरों के आर्टिकल पढ़ के समराइज करना। जैसे आप दूसरों के पास बिरयानी खाते हो जाके और रिव्यू देते हो कि फलां की बिरयानी अच्छी है, फलां की बुरी है, शायद आपने खुद कभी जिंदगी में बिरयानी नहीं बनाई हो, लेकिन आप रिव्यू दे रहे हो कि किसकी बिरयानी आपको टेस्ट वाइज अच्छी लगी, किसकी बुरी लगी। इस तरह आपने चाहे खुद अभी रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखा, आप अभी अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, अभी आप मिड ऑफ ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएट करके हटे हो, अभी आप प्रोफेसर नहीं हो बहुत बड़े, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप रिसर्च कर सको खुद, बट आप एक रिव्यू लिखते हो, वो भी एक आर्टिकल होता है। उससे आपको एक तो फील्ड की नॉलेज में इजाफा हो जाता है, दूसरा ये पब्लिश भी होता है ऑनलाइन, तो इससे आपको एक सीवी में बूस्ट मिलता है। अब उसने मुझे बताया कि ये टॉपिक जो है ना ये बहुत ब्रॉड है। अब मैंने उसको एक आइडिया दिया, ठीक है, चैट जीपीटी को। अब देखो वो मुझे बता रहा है
कि आज के टाइम पे टॉपिक बहुत ब्रॉड है और बहुत डिस्क्रिप्टिव है, एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल के लिए टॉपिक अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या है कि इस पे ये जो है ना लॉन्च पब्लिकली हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है, GPT-3 से बूम जो है वो अब इतना को साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। अब बेस्ट टाइटल, अब मुझे कह रहा है कि अगर आपने बात करनी है, दिस इज द बेस्ट टाइटल, कि फ्रॉम चैटबॉट टू कोडिंग को पायलट, के चैटबॉट के तौर पे स्टार्ट हुआ था बट अब ये कोडिंग के तौर पे आपका असिस्टेंट बन चुका है। द पोस्ट चैट जीपीटी जनरेटिव एआई बूम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, ठीक है। तो उस तरह ये मुझे अब बता रहा है कि ये भी टाइटल हो सकता है, ये भी टाइटल हो सकता है, और उस पूरे पेपर के अंदर जो रिव्यू लिखना है उसका मकसद ये होगा, उसकी सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, मतलब उसका मेन मकसद ये होगा कि चैट जीपीटी जो है उसने सिर्फ जनरेटिव एआई कंटेंट के अंदर बूम नहीं लेके आया, बल्कि उसने अपने मॉडल्स को भी चेंज किया है, ठीक है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, एआई असिस्टेड प्रोग्रामिंग, एजुकेशनल यूज, इवन इन्वेस्टमेंट के अंदर हर तरह से वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। अब उसने मुझे लेआउट दिया। लेआउट क्या होता है कि मैंने अब ये रिव्यू लिखना है तो मेरे पास एक नक्शा तो हो ना, जैसे आप खाना बनाते हो तो एक रेसिपी होती है। अब मेरे पास एक नक्शा हो कि मैं पहले क्या सी हेडिंग लिखूंगा, उस हेडिंग के अंदर क्या लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा, उसमें क्या लिखूंगा। तो इसने पहले क्या, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे जिसमें बताओगे चैट जीपीटी था क्या, उसके बारे में, लॉन्च कब हुआ, फिर उसके बारे में बताओगे कि चैट जीपीटी के बाद एआई का बूम जो है वो बेसिकली कैसे आया, और जिन स्टडीज को आप साइट करोगे, साइट से मुराद आपने खुद तो कुछ नहीं लिखना, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी है, कि आपको बताना पड़ता है कि ये चीज़ आपने फलां जगह पढ़ी थी, इस वजह से आपने अगर ये पढ़ा है कि रैपिड कंज्यूमर एंड वर्क प्लेस एडॉप्शन के बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये लाइन आप खुद से नहीं लिखोगे, आपको किसी को रेफरेंस देना पड़ेगा कि फलां बंदे ने ये कहा था, ये उसने कुछ लिंक्स दे दिए, ये भी रेफरेंस दे दिया, ये भी रेफरेंस दे दिया, ये भी रेफरेंस, इसने एक पेपर दे दिया कि इस पेपर में ये बातें की गई हैं, ठीक है। फिर ये अगली हेडिंग है, ठीक है, ये अगली हेडिंग है, उसमें उसने बताया ये बातें करोगे, तो इसने पूरा मुझे एक लेआउट बना के दे दिया। तो इस चीज में चैट जीपीटी वाकई ही अच्छा है। अगर आपके पास खास तौर पे पेड वर्जन है कि वो आपको एक अच्छा लेआउट दे देता है, ठीक है। अब आगे आपकी फिर है कि आप इसे डिस्कशन करो कि मेरे लेआउट में कोई रिपीटिटिवनेस ना हो, मतलब जो हेडिंग 1 में डिस्कस हो रहा है मैं नहीं चाहता हेडिंग 5 में दोबारा वही चीज़ डिस्कस हो रही हो। मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल में ये वाला एंगल भी डिस्कस किया जाए, फलां बात भी की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि क्लाउड और को पायलट से भी इसका कंपैरिजन होना चाहिए अंदर, कि बाकी मॉडल्स की निस्बत कितना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मैं खुद से ऐड करूंगा। कोडिंग, अगर आप सिर्फ इसको कोडिंग बेस्ड रखना चाहते हो तो आप कहोगे मैं सिर्फ कोडिंग बेस्ड देखना चाहता हूँ, तो आप इसे डिस्कशंस करोगे, आप इसे बहस करोगे, डिस्कशन करोगे, जितना डिस्कशन करते रहोगे उतना आपको अच्छी आउटपुट देगा। और सिमिलरली अगर आप को पायलट में भी जाओ, को पायलट का मसला ये है कि सॉरी क्लॉड में, क्लॉड की ना बहुत जल्दी लिमिट खत्म हो जाती है पेड वर्जन की, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू अनलेस आपको पेड प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये क्लॉड कभी भी पेड लेने का फायदा नहीं है, वरना बहुत जल्दी लिमिट इसकी खत्म हो जाएगी। मतलब ये आप 4-5 मैसेज करोगे, वो कहेगा जी मेरी बात हो गई है, ठीक है। ये वाला मसला आता है इसके साथ। चलो मैं ये सेम प्रॉम्प्ट इसको भी देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप एआई टूल्स का इनको यूज कर सकते हो काम करने के लिए। फिर अब सेकेंडली, अब आप ऑब्वियसली अब रिसर्च करोगे, रिव्यू करोगे, आपकी ग्रेजुएशन जैसे हो गई है महानूर की, उसके अलावा अज़का की, उर्वान वगैरह अगर हैं तो आप लोग हो, तो आप लोग आगे आप चाहते हो कि हमारी ग्रेजुएशन हो तो हम पाकिस्तान से बाहर भी जाएं, हम पाकिस्तान से बाहर भी जाएं, हम पाकिस्तान से बाहर जाके जो है वो स्कॉलरशिप हासिल करें। जैसे मैं स्कॉलरशिप पे बैठा हूँ, मुझे पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपया मिल रहा होता है। अगर मैं बचाना चाहूँ तो मैं 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ इजीली बचा सकता हूँ, जिसमें फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, खुद भी ऐशी कर सकता हूँ, घूमने फिरने जा सकता हूँ, कुछ भी। मैं 6 महीने अपने थर्ड ईयर में चाइना में लगा के आया। मुझे यूनिवर्सिटी फंड कर रही थी। मैं अभी आजकल मलेशिया के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो मेरे रात के 9-20 हुए हैं, आपके 6 कुछ होंगे, तो मैं आज मलेशिया के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी जो है वही मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे फंड कर रही है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह से स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हो कि नहीं चाहते बताओ, आप स्कॉलरशिप पे पढ़ो, आपको दूसरे लोग पैसे दें, आपको घर वाले के खर्चे नहीं करवाने, आप दूसरे कंट्रीज घूमो। मैं इटली घूमा हुआ, मतलब यूरोप में हूँ, मैं टर्की जा चुका हूँ, मैं जो है चाइना घूम के आया हूँ 6 महीने, मैं अभी मलेशिया हूँ आजकल कोलालमपुर के अंदर, ठीक है। ये वो जगह है जैसे मैं बचपन में जो छोटा था तो इंडियन के ड्रामाओं में देखा करते थे, कोलालमपुर गए हुए लोग, यूरोप गए हुए लोग। तो अब ये एक रियलिटी है। मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि हम, मैं जैसे अपने बाप दादा का सोचूं तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि एक छोटे से शहर से निकल के कोई लाहौर आ गया, कोई इस्लामाबाद आ गया। बट टुडेज रियलिटी कि आप दूसरे कंट्रीज में जा सकते हो, और ये मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे फेलोज, हम सब, ठीक है, हम सब में से एक मेजोरिटी ऐसी, मेरे तमाम फ्रेंड्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पे बैठे हुए हैं, जो मेरे तब फ्रेंड थे जब हम में से किसी की स्कॉलरशिप नहीं लगी थी, ठीक है। एक मोटिवेशन मिली, एक की लगी, दूसरे की लगी, दूसरे की लगी, तीसरे की लगी, क्योंकि एक मोटिवेशन मिल गई कि हमने जाना ही जाना है, ठीक है। एक की लग गई है, अब मैंने भी जाना है,
ठीक है, तो इस तरह आप दूसरों के लिए और अपनी फैमिली के लिए मोटिवेशन बन सकते हो। ठीक है, तो एक सिर्फ ना सिर्फ आपकी स्कॉलर, हम चार दोस्त थे, मैं, तैयब, मोहसिन और नूरुल्लाह। हम चार दोस्त थे, पहले मेरी स्कॉलरशिप लगी, मेरे बाद मोहसिन की लगी, मोहसिन के बाद नूरुल्लाह की, नूरुल्लाह के बाद तैयब की। आज चारों हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। मैं और मोहसिन इटली में होते हैं, नूरुल्लाह पुर्तगाल में होता है, तैयब चाइना में होता है। ठीक है, अब हम डिफरेंट कंट्रीज में हैं। तो इसका कहने का मतलब, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अभी मलेशिया के अंदर मौजूद हूँ, मैं नीचे गया आज, ठीक है, कोई काम था, तो वहाँ मुझे एक पाकिस्तानी मिल गए। और बस उनसे बातों बातों में पता लगा पाकिस्तानी है, तो उनसे गपशप हो रही थी, तो ही वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। वो पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो यहाँ पे किसी काम से आए हुए थे, और हमारी बहुत अच्छी गपशप और मुलाकात होगी। अब देखो, आपका एक रैंडम विजिट है। अगर मैं यही उनसे पाकिस्तान में मिल रहा होता तो शायद हमारी कभी सलाम दुआ भी ना होती, हम मिलते भी ना, लेकिन एक आउट ऑफ द कंट्री मिले, एक अच्छी दोस्ती होगी, सलाम, अब मेरा एक लिंक बन गया एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ। कल को मुझे कोई मसला आएगा, मैं एक मैसेज घुमाऊंगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मेरी हेल्प के लिए वहां पे इंशाल्लाह मौजूद होंगे। ठीक है, मैं चाइना के अंदर गया। ये मैं आपको स्कॉलरशिप्स के फायदे बता रहा हूँ, अदर देन पैसा, कि हम बड़ा बस पैसे को बूम करते हैं कि पैसा होगा यार स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके अलावा लिंक चेक करो कितने बनते हैं आप। मैं चाइना के अंदर गया, वहाँ शंघाई के पास एक सिटी है, वहाँ पे मैं जुमा पढ़ रहा था, जुमा पढ़ते हुए एक लड़का आया मेरे पास, वो मेरा कहीं से स्टूडेंट निकल आया, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया 70-80 हज़ार लोगों को पढ़ा दिया है। हर शहर में मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट होते हैं, जिस शहर में मलेशिया में यहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं जानने वाले हैं। तो मेरे पूरी दुनिया में अलहमदिल्ला स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैं जब वो गया वहाँ चाइना में, तो उसने रैंडमली मुझे जुमे की नमाज पढ़ते देखा, वो मेरे पास आ गया, मेरे पास खड़ा हो गया ना, मुझे देख ही जा रहा है, कि उसने आवाज़ से पहचाना मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सेशन में, जैसे आज मेरा कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं सेशन में कम ही कैमरा ऑन करता हूँ। तो उसने मुझे पहचान लिया, उसने कहा सर आप सर जुनेद है, मैं कहा हाँ। अब वो बंदे से मेरी अच्छी सलाम दो हुई, हम अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, 5-6 दफ़ा मिले भी चाइना के पीरियड के दौरान। सेम सिटी में होते थे लेकिन थोड़ा दूर रहते थे। तो जिस दिन मैं आने लगा, उसने बताया कि सर आपको कोई मसला हो ना, मेरे जो ताया अब्बू जान है ना, वो ताया अब्बू जो है ना, वो ISI के अंदर होते हैं। ठीक है, कोई मसला हो सर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो कोई इशू हो मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई तंग करे, क्योंकि हम लोग ऐसी फील्ड के अंदर हैं जहाँ पे लोग नेगेटिवली आके तंग करते हैं। ठीक है, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं आके, कि आप ये बंद करो वो करो, लड़ाई झगड़े करते हैं आके। ठीक है, इस तरह की फील्ड में बहुत होता है, खासतौर पर जब आप थोड़े से लोगों में रिकॉग्नाइज होने लग जाओ। तो उसने कहा सर आपको कल को कोई तंग करे ना, नेगेटिवली तंग करे, तो हमारे लिंक्स वगैरह हैं, अगर आपको कोई नेगेटिव तंग करता है आपने जरूर बताना है, कि हम उस चीज़ को ना मेक श्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। कोई गलत ना आपको बोले, कोई गलत ना आपके साथ करे, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लिंक्स चलते हैं, कि अब हमारा लिंक है सारा कुछ ना, तो हम ये चीज़ मेक श्योर करवा लेंगे कि कोई तंग ना करे आपको इस हवाले से। तो ये देखो, ये स्कॉलरशिप्स के पर्क्स हैं, कि आप ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसे लोगों से जान पहचान होती है, जिनसे जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कल को आप किसी मुसीबत में फंस जाओ, और आपको ना, वो कहते हैं ना, कि ना कहानी आफत आ जाए, आपको गलत फंसाया जा रहा हो, जो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है, साउथ एशिया में हमारा बड़ा नॉर्मल है, कि आपको गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा होता है, तो आपके पास लोग हैं ऐसे जो आपको हेल्प करेंगे। और ये किस वजह ऐसे हैं कि अगर मेरी स्कॉलरशिप ना लगती, मैं बाहर ना जाता, मेरा कभी उससे लिंक ना बनता, मुझे वो कभी बात ना बताता, कभी ना होता। तो अदर देन पैसा, आपके लिंक्स बनते हैं, आपके हर कंट्री के अंदर लिंक्स बनते हैं, आप मुख्तलिफ कंट्री घूम सकते हो। अब इस सब को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ करनी है 3 से 4 महीने की मेहनत, या मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना 1 साल की मेहनत, कि 1 साल आपने अप्लाई करना है बैठ के। अब वो 1 साल क्या हो सकता है, जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर्स में हो तब भी स्टार्ट कर सकते हो, आखिरी सेमेस्टर के अंदर, और आखिरी सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में की थी, 2023 तक मैंने काम किया। अब उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो सोशल मीडिया को या चैट जीपीटी को। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम अ, या मैं कहूंगा ना आई एम, तो मेरे सारा, क्योंकि मैंने इस पर अपनी डिटेल सेव की हुई है तो घूम जाएगा। माई फ्रेंड इज अब हम यहाँ महनूर की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट एंड शी हैज जस्ट started applying for scholarships. Can you tell me which scholarships for masters or PhD are open right now in which she can apply? अगर आप उसको कोई स्पेसिफिक कंट्री बताना चाहते हो, माई नो, हर डिजायर्ड, अच्छा इसको जिस मर्जी इंग्लिश में आप कह दो वो समझ जाएगा बात आपकी। हर डिजायर्ड कंट्रीज आर चाइना, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने उसको बता दिया। ठीक है, ऑल्सो गिव मी लिंक्स वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, डेडलाइन एंड
अप्लाइंग लिंक्स। अब मैंने इसको बताया, तब तक हम क्लॉड का रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्लॉड ने भी बताया कि ये जो टॉपिक है ये इस तरह, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये जो टॉपिक है इस तरह से नहीं हो सकता, आप इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसने ये एक ऑप्शन बताया कि आप ये भी ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, उसने भी एक पूरा लेआउट मुझे निकाल के दे दिया। ठीक है, और ये कुछ स्टडीज भी बता दी जो साइट की जा सकती हैं इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कि इसी स्टडी को, स्टैनफोर्ड की स्टडी, इसको यहाँ साइट कर दो, इस ऑथर ने एक स्टडी की थी उसको यहाँ इस सेक्शन में साइट कर दो, तो ये आपको ऐसे हेल्प कर देता है। अभी देखो, जैसे स्कॉलरशिप वाली जो है ना, मैं ये सेम इसको भी देता हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है कुछ कि नहीं आ रही? ओके, गुड। अच्छा, तो अब ये देख रहा है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लियरेस्ट अभी स्कॉलरशिप्स ओपन है, क्योंकि देखो हर कंट्री का ना अलग टाइम होता है। चाइना के अंदर मास्टर पीएचडी की जो स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं वो होती हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक, लेकिन जनवरी फरवरी में छुट्टियां हो जाती हैं चाइना में, तो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। कि आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, और उनकी ईमेल करने के बाद उनको आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, और उसके लिए भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, क्लॉड यूज कर सकते हो। आप इनको बताओ मेरी ये फील्ड है, मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है, मुझे इस फील्ड और इस रिसर्च इंटरेस्ट के प्रोफेसर्स चाहिए जिनसे मैं एक्सेप्टेंस लेटर ले सकूं, तो मुझे उनके प्रोफेसर्स ढूंढ के दो। तो वो आपको पूरी लिस्ट, उनकी ईमेल, हर चीज निकाल के दे देगा, और आप उनको ईमेल कर सकते हो। जब मैं वहाँ चाइना गया, तो मैंने अपने प्रोफेसर ऐसी सोशल मीडिया से ढूंढे थे। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया से मुराद कि ये सारा कुछ चैट जीपीटी वगैरह ये यूज करके ढूंढे थे। ठीक है, और उसके बाद उनको सोशल मीडिया पे अप्रोच किया, उनको फेसबुक पे ऐड किया, और उनसे मैसेंजर पे जाके बात की, तो ही एग्रीड। तो मैंने तो इवन ये वाला रूट भी अपना लिया था कि सिर्फ उनको यहाँ पे नहीं, उनको लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट भेजता था, सोशल मीडिया पे भेजता था, क्योंकि कई प्रोफेसर बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, इवन आप उनको ये भी कह सकते हो कि मुझे ऐसे प्रोफेसर के लिंक दो जो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं, तो उनका भी बड़ा फायदा होता है कि वो आप जल्दी आप उनको पिक कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरह। और आजकल ऑस्ट्रेलिया की ओपन है, फिर अगस्त सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया की ओपन रहेंगी, तो अगस्त सितंबर से लेके नवंबर तक जो है ना वो यूएसए का बड़ा पीक टाइम होता है। फिर इटली का टाइम आता है मार्च से लेके और जुलाई तक, और कई दफ़ा सितंबर तक। तो हर कंट्री के अलग सेट ऑफ मंथ्स के अंदर स्कॉलरशिप होगी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एक साल लगाओ, मिसाल के तौर पे अभी जुलाई चल रहा है, आजकल इटली की पीएचडी की स्कॉलरशिप्स ओपन है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पीएचडी में, अगर चलो मैं आप लोग ज़्यादातर मास्टर्स के लेवल पे हो, मैं मास्टर्स के हिसाब से बात करता हूँ। तो आजकल जो है ना, अगर आजकल जैसे अभी अगस्त खत्म होगा ना, अगस्त में ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, तो आप अगस्त ऑनवर्ड्स यूएसए को अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। यूएसए में डायरेक्ट मास्टर्स नहीं होता, यूएसए में बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकते हो, 5 साल की पीएचडी होती है। लेकिन अगर मास्टर्स कर लो तब भी जा सकते हो, नहीं तो मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगस्त सितंबर आपने मास्टर्स का यूएसए में अप्लाई करते रहे, अक्टूबर में आप चाइना में स्टार्ट हो गए अप्लाई करना, नवंबर दिसंबर में इटली की भी मास्टर्स की ओपन हो जाती है, वहां स्टार्ट हो गए। जनवरी तक आए तो टर्की की ओपन हो जाती हैं, टर्की में अप्लाई कर दो। फरवरी मार्च में इंडोनेशियन स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं, उस पर अप्लाई कर दिया, मलेशियन, इंडोनेशियन, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये पूरा साल इस तरह आपका एक सर्कल चलता रहता है। ठीक है, हर कंट्री का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ओपन है, 31 जुलाई डेडलाइन है, मास्टर ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये मैकरीन यूनिवर्सिटी है, क्यूयूटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड, ये भी एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए जुलाई 31। इन सब की डेडलाइन देखो जुलाई 31 है। मोनाश की जुलाई 31, डीकिन यूनिवर्सिटी की अगस्त की 23 तारीख है। अभी इसमें, और इसमें फंडिंग भी देखो उन्होंने बताई है कितनी है, यहाँ पे उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज के देखो हमें नाम भी नहीं पता होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटरडेम ऑस्ट्रेलिया, ये इसने बताई है अगस्त की 28 तारीख है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन जो है उसकी भी अगस्त की 31 तारीख है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की सितंबर की 11 तारीख है। मर्डॉच यूनिवर्सिटी की सितंबर की 30 तारीख है। ठीक है, फिर यूरोप पे आ जाओ, हेनरिच बॉल फाउंडेशन जर्मनी की स्कॉलरशिप यकम सितंबर तक चलनी है। ठीक है, यकम सितंबर तक ओपन है। ठीक है, लेकिन इसमें जर्मन लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। अब देखो, आपको अभी से पता लग गया अगर आपने जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है। तो आप अभी से जो ग्रेजुएशन के, अभी देख लो अभी आपने कितने 2 साल पढ़े हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखने के, आप वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दाद स्कॉलरशिप होती है, ये ओपन है, ये उन्होंने बताया किस किस फील्ड के लिए। बायोकेमिस्ट्री का जो पूछ रहा था, ये देखो हमने बायोकेमिस्ट्री मेंशन किया था ना, इसने बायोकेमिस्ट्री किया था। अगर हम कंप्यूटर साइंस मेंशन करते तो कंप्यूटर साइंस का बोल देता। टर्की की स्कॉलरशिप होती है इसका, उसको कहते हैं टर्किश बर्सलराई करके नाम होता है, BURS LRAI, इस तरह करके होता है। ठीक है, वो ओपन होती है जनवरी में, ओपन होती है या फरवरी में ओपन होती है। आई नहीं, फरवरी फरवरी में उसकी डेडलाइन होती है।
तो आई थिंक वो जनवरी में ओपन होती है, और कई दफ़ा 2-3 साल पहले वो फरवरी में भी ओपन हुई थी, तो इस तरह करके सीन होता है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। ओके। उसके बाद ये उसने देखो मुझे कुछ बता दी जर्मनी की स्कॉलरशिप। ठीक है, ये फिर चाइना की बता दी कि चाइना की कौन सी ओपन है। ठीक है, फिलहाल अगर कोई यूनिवर्सिटी की ओपन है तो वो उसने बता दिया, लेकिन इसमें ये चाइनीज आनी चाहिए। लेकिन ये हर कंट्री के लिए नहीं होता, जो मैं आपको चाइना की बता रहा हूँ ना, जो साल के एंड पे होती है उसमें। और मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, कई लोग क्या करते हैं वो सिर्फ टारगेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और फिर थक हार के बैठ जाते हैं कि हमारा तो हुआ नहीं। आप हर कंट्री टारगेट करो, चाइना भी टारगेट करो, मलेशिया भी टारगेट करो। ठीक है, आप लोग टर्की भी टारगेट करो। यकीन करो, मैं इन कंट्रीज में रह चुका हूँ, मलेशिया भी रह रहा हूँ, चाइना 6 महीने रहा। ये अलग दुनिया है। मतलब इनका, अब मैं एक छोटे से शहर में हूँ, मलेशिया के बांगी नाम है इस शहर का। उस शहर के अंदर लेवल के सिनेमाज मौजूद हैं, लेवल के मॉल्स मौजूद हैं। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये एक फ्लैट है। ठीक है, मतलब वो फ्लैट से मुराद ये है, स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें किचन भी अंदर ही है, बेडरूम भी है, सारा कुछ। और ये इतनी लेवल की जगह कि मेरे बिल्कुल मॉल के नीचे, ठीक है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये एक मॉल है, और मॉल के ऊपर अपार्टमेंट, और नीचे हर चीज़ मौजूद है। जिम भी मौजूद है यहाँ पे, स्विमिंग पूल भी मौजूद है यहाँ पे, नीचे जो है ना, खाने पीने की हर चीज़ आपको नीचे मिल जाती है। आपको इलेक्ट्रिक स्टोर है कुछ, आपको ये जो प्लम्बर शम्बर वाला होता है, पाइप शाइप वाली ये चीज़ें, मतलब हर चीज़ जो आपको इलेक्ट्रिक की चीज़ चाहिए, आपको ड्रेसेस चाहिए, आपको सस्ते ड्रेसेस चाहिए, मतलब जूते चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। इवन फोटो कॉपी करवानी है, आपने मेडिसिन लेनी है, आपको स्किन केयर की चीज़ें चाहिए, तो आप इन कंट्रीज में जाओ ना, जिस मर्जी में भी, आपको डोर स्टेप पे हर चीज अवेलेबल है। हर चीज अवेलेबल है। तो आउट ऑफ पाकिस्तान जहां भी स्कॉलरशिप लगे, खास तौर पे मास्टर्स के लिए, वो आप लाजमी जाओ, लाजमी जाओ। क्योंकि पीएचडी में फिर आप चूज कर सकोगे कि हम फलां कंट्री जाएंगे। अगर मास्टर आपने किसी और कंट्री लगा लिया, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पीएचडी आपकी मर्जी का होगा। आप अपनी मर्जी से जा सकते हो कि हाँ यार, पीएचडी में हम फलां जगह चले जाएंगे, फलां जगह चले जाएंगे, फलां जगह चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मास्टर्स आप अगर अपनी मर्जी का, आप अपनी मर्जी पे बैठोगे ना कि मास्टर भी अपने मर्जी से करना है, तो अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मास्टर अगर आप कहीं से भी कर लो, किसी और कंट्री से, जो इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज हैं, एक आपको आउटसाइड दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर रिसर्च का मौका मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, आपको दूसरों पे वो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा पाकिस्तान रहते हुए। खुद बाहर निकल के बाहर कैसे काम होता है वो सीखोगे, बाहर की दुनिया देखोगे, लिंक्स बनेंगे, वही सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। और फिर पीएचडी में अप्लाई जब आप करोगे, तो आप एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई नहीं करोगे, आप एक मलेशियन स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट, इटालियन स्टूडेंट, ठीक है, जो जो इस भी कंट्री में, टर्की स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करोगे, तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे अब लोग टर्की नहीं जाते नॉर्मली स्कॉलरशिप में, मेरे एक सीनियर गए, वो माशाल्लाह हर तीसरे, क्योंकि टर्की बिल्कुल यूरोप के साथ है, ठीक है, बिल्कुल साथ उसका बॉर्डर अटैच होता है, तो वो हर तीसरे दिन किसी यूरोपियन कंट्री में निकले होते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को चीज़ें नहीं पता। यू कैन एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह से आप ये स्कॉलरशिप से ढूंढवा सकते हैं। अब आप इसे डिबेट करो, बहस करो कि मैंने इस ईयर में अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह में अब देखो, वो कह रहा है कि अलर्ट भी लगा सकते हो कि आपकी जब चाइना और यूरोप की स्कॉलरशिप ओपन, आप यहाँ पे क्लिक करो, वो आपको खुद मैसेज करके बताया करेगा, अलर्ट दिया करेगा कि आपकी स्कॉलरशिप ओपन है, इस पर अप्लाई करो। तो यूज चैट जीपीटी, यूज क्लॉड इन दिस वे। ठीक है, क्लॉड से ज्यादा इस चीज के लिए चैट जीपीटी ज्यादा बेहतर है, मेरा ख्याल है। फिर आप इवन सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, मुझे नहीं पता मेरा लॉगिन है कि नहीं। ओके, लॉगिन। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ और यहाँ सर्च बार पे जा रहे हो, ठीक है, और सर्च बार पे अगर आप यहाँ पे हैश लगाओ, हैश टैग लगाओ स्कॉलरशिप का, और हैश टैग लगाओ यहाँ पे मास्टर्स का। ठीक है, मास्टर्स की स्कॉलरशिप, और इसको सर्च करो, तो ये देखो पोस्ट आ गई जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप से ओपन है। ये 4 दिन पहले की पोस्ट है। ठीक है, अगर आपको पास्ट वीक, पास्ट एक हफ्ते में जो जो पोस्ट हुई हुई है, ठीक है, ये 6 दिन पहले स्कॉलरशिप ओपन हुई हुई है, ये 4 दिन पहले की पोस्ट हुई है, ये 3 दिन पहले किसी ने को पोस्ट की है, ये भी 2 दिन पहले किसी ने, ये टर्किश, ये देख लो, फुली फंडेड स्टडी अब्रॉड इन टर्किश, ये आ गई। 20 फरवरी इसकी डेडलाइन है। ये आप में से अभी कोई अजका पूछ रही थी, ठीक है, ये निकल के आ गई। इसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं हर वेबसाइट, कई लोगों ने ना अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, तो आपने एक्चुअल इसकी वेबसाइट पे जाके डिटेल लेनी है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, बहुत सारे लोगों ने हर स्कॉलरशिप पे वीडियोस बनाई हुई हैं। यूट्यूब पे सेशंस देखो, पाकिस्तानी, इंडियन, सब ने बनाई हुई है, उनसे सीखो। ठीक है, और ये देखो ग्लोबल पीएचडी स्कॉलरशिप कंपैरिजन, कितनी स्कॉलरशिप मिलती, किस, अभी देखो आपने सिर्फ कीवर्ड लगाया है, एक कीवर्ड लगाया है, और आपको कितनी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स आ गई,
ठीक है, इस तरह तो सोशल मीडिया को आप, और ये सेम इस तरह से हैशटैग आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, सेम इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं ओपन कर रहा हूँ, अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना, अब आप मुझसे पूछो, मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करूंगा। ये देखो, इसने भी वो डीकन यूनिवर्सिटी सिडनी या ऑस्ट्रेलिया की दे दी। ठीक है, ये इसने कुछ चाइना की उसने क्या क्लोज हो गई है वो बता दी। अच्छा, मास्टर की एक सबसे फेमस यूरोप की स्कॉलरशिप है इरास्मस मंडस। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इस स्कॉलरशिप को हासिल करते हैं, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इरास्मस की स्कॉलरशिप। ओके, अब आप वन बाय वन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं इंटरमीडिएट बैचलर डिग्री के अलावा अलॉन्ग विद अदर एकेडमिक, मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपने बैचलर किया हुआ है, तो आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की जो सनद होती है, डिग्री होती है, एक होती है मार्कशीट, वो नहीं, जो डिग्री होती है सनद जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सनद है, डिग्री है, जो भी उसे कहो, सर्टिफिकेट कह लो, उसको आपने, आपका जो रेलिवेंट बोर्ड होता है, कुछ बोर्ड्स ने ये चीज एग्जेम्प्ट कर दी है, मतलब छोड़ दी है अब, लेकिन कुछ बोर्ड्स अभी भी करते हैं, ये आपको अपने बोर्ड से ही कंफर्मेशन मिलेगी कि आपके बोर्ड में क्या होता है। पहले आपको अपने बोर्ड के दफ्तर से इसकी अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, मतलब जिस बोर्ड में, फॉर एग्जांपल आप बहावलपुर बोर्ड में थे, या फेडरल बोर्ड में थे, आप जो है ना सरगोदा बोर्ड में हो, लाहौर बोर्ड में हो, सखर बोर्ड में हो, जिस भी बोर्ड में आप थे, जिससे आपका मैट्रिक और एफएससी थी, ठीक है, या इंटरमीडिएट जिसे हम कह लेते हैं। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट था या सेकेंडरी स्कूल हायर एजुकेशन, जो आपकी मैट्रिक जिसे कहते हैं, तो उससे आपकी अटेस्टेशन होती है आपके पहले बोर्ड से। कुछ बोर्ड ने इसको छोड़ दिया, अब वो नहीं करते, अब वो डायरेक्टली जब आप अगले प्रोसेस पे जाओगे तो वहाँ खुद हो जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स अभी भी करते हैं, जनवरी तक अभी कुछ बोर्ड्स कर रहे हैं। तो आप उस बोर्ड में जाओगे, अपनी टेस्टेशन कराओगे। वो क्या टेस्टेशन क्या होती है, एक दिन का काम होता है, वो उस पर स्टैंप लगा के दे देते हैं कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ठीक है। ठीक है, उसकी कुछ फीस होती है 1200 1300, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की, तो वो आपको दो डॉक्यूमेंट तो 2500 लग जाएगा। ठीक है, वो भर दिया आपने। फिर आप जाते हो पंजाब। अगर मैं पंजाब की बात करूं, मुझे पंजाब का पता है, मुझे सिंध का आइडिया नहीं है, आप ये ऑनलाइन सर्च कर लेना। पंजाब के अंदर होता है IBCC, IBCC, इंटर बोर्ड कंसोर्टियम, और इस तरह करके कुछ के, मतलब ये जितने बोर्ड है ना, लाहौर का, सरगोदा का, साहिवाल का, फैसलाबाद का, भालपुर का, इन सब का एक कलेक्टिव इदारा है जो इन सबको कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं IBCC। उसका ऑफिस लाहौर में भी है, उसका ऑफिस आई थिंक अब भावलपुर में भी बन गया है, और भी शायद किसी सिटी में उसका ऑफिस हो। इसके अंदर जाते हो, फिर आप वो वाली डॉक्यूमेंट लेके जो बोर्ड ने अटेस्ट की होती है, और ये फिर आपकी फाइनल अटेस्टेशन करते हैं मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जो होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट की और आपकी जो मैट्रिक की होती है, सर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 10th और 12th की डिग्री जो होती है। तो ये IBCC उसको उसको फिर स्टैंप कर देता है। ठीक है, मुल्तान में भी है, ओके। वो उसको स्टैंप कर देता है कि ये जो है ना, आपका ये डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से भी वेरीफाइड है। अब IBCC भी स्टैंप कर देता है और आपका बोर्ड भी कर देता है, तो ये मैट्रिक एफएससी का हो गया काम खत्म। अब आपकी आ जाती है बैचलर की डिग्री, या अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है तो उसकी डिग्री। अब बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री प्लस इनके ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री होती है जो एंड पे सनद मिलती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है जो पूरी डिटेल मार्कशीट होती है कि हर सेमेस्टर में आपका CGPA कितना था। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, डिग्री मिल जाती है, डिग्री अर्जेंट अप्लाई कर देना, वो कॉन्वोकेशन के वेट में ना बैठे रहना कि कॉन्वोकेशन होगी तो मैं डिग्री लूंगा या लूंगी। अर्जेंट अप्लाई हो जाती है डिग्री, कुछ हजार वो लेते हैं, 4-5 हजार वो आपको अर्जेंट में डिग्री दे देंगे। ये मैं आप सबको एक वो टिप बता रहा हूँ, वरना कॉन्वोकेशन के बाद जब डिग्री मिलती है बहुत लेट हो जाती है तब तक। ठीक है, तो डू नॉट वेट फॉर दैट टाइम। तो डिग्री लेके अपनी, ठीक है, टाइम से अर्जेंट इशू करवा के, ठीक है, टाइम से अपनी डिग्री लेके। जी जी, मैं आपसे क्वेश्चन, अच्छा मुल्तान का क्वेश्चन करिए, आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा उसका। तो भावलपुर में तो बनना है, मुझे जितना पता है मुल्तान में भी शायद हो। तो ओके, आपने वो क्या करना है, आपने वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लेना है। ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट को कहते हैं, मतलब मार्कशीट को ना दुनिया के अंदर ट्रांसक्रिप्ट का वर्ड बोला जाता है। ठीक है, कि उसमें आपके हर मार्क्स जो है ना, उसकी ट्रांसक्रिप्शन मौजूद है, मतलब ठीक है, ये होता है। तो अब वो आपने डिग्री लेके और ट्रांसक्रिप्ट लेके वो जाना होता है सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के कई दफा ना कुछ डिग्रीज के ऊपर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के साइन हुए होते हैं। जिन डिग्रीज पे ऑलरेडी आपके कंट्रोल एग्जामिनेशन के साइन हुए हुए हैं, उस पे आपको यूनिवर्सिटी के पास नहीं जाना पड़ता अपनी। लेकिन अगर किसी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन के साइन नहीं है डिग्री पे, जैसा कि कॉमसेट्स में साइन ऑलरेडी हुए होते हैं, लेकिन जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है उसमें साइन नहीं हुए होते थे,
तो हमें फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के उसके पास जाना पड़ा कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास, पहले उस पर साइन करवाने के लिए। तो ये अब हर यूनिवर्सिटी साहब को कंफर्म करना होता है कि हमें आपके पास साइन करवाने आना है, कि ये हम डायरेक्ट एचईसी के पास चले जाए। एचईसी, अब आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज का जितना काम होता है वो एचईसी देख रहा होता है। तो आपकी डिग्री और आपकी जो है ना ट्रांसक्रिप्ट, उसके लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करोगे एचईसी के साथ। एचईसी आपको अपॉइंटमेंट देगी, और आप जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिली उस दिन जाके, लाहौर में भी है आई थिंक, भावलपुर मुल्तान में भी है आई थिंक, उधर इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है एचईसी का इदारा, मतलब उनका ऑफिस जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उस दिन आप जाओगे और अपनी डिग्रीज पे स्टैंप्स लगवा लोगे, वो स्टैंप लगा के देते हैं। ये जो दोनों प्रोसेस है ना, एचईसी वाला भी और आईबीसीसी वाला भी, ये ऑनलाइन भी हो जाता है। मतलब आप घर बैठो, आप उनको टीसीएस करवा दोगे डॉक्यूमेंट्स, और टीसीएस करवाओगे, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क ये है कि उसमें 15 दिन से 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो ऑब्वियसली जब आपको सारा कुछ मिल जाए, अभी आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन करवा दो उनको, आप ऑनलाइन उनको टीसीएस करवाओगे। ठीक है, वो टीसीएस उनको रिसीव होगा, वो उस पर स्टैंप्स लगाएंगे और आपको वापस भेज देंगे। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको, बस आपको टीसीएस करवाने, आप टीसीएस भेजोगे, टीसीएस वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहां आप खुद जाके करवा सकते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है खुद ही जाके करवाओ। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि टीसीएस में आते जाते डॉक्यूमेंट भी खराब हो जाते हैं, कई दफा ऐसा होता है लेट ज्यादा हो जाती है, 1 डेढ़ महीना लग जाता है, तो आप टेंशन में ही रहते हो कि पता नहीं डॉक्यूमेंट आएंगे कि नहीं। तो इस स्ट्रेस से आप बचे रहते हो, ठीक है। तो ये एक चीज है। जैसे अगर वो मुल्तान में रहता है, वो भालपुर जाके फिजिकली करवा ले। अगर कोई लाहौर के पास फैसलाबाद में है, तो वो फैसलाबाद या लाहौर में जाकर फिजिकली करवा दे। कोई इस्लामाबाद रहता है तो इस्लामाबाद जाके फिजिकली करवा ले, तो इट्स बेटर, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, मतलब ऑनलाइन से मुराद थ्रू पार्सल भी करवा सकते हो। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो ये आपकी मैट्रिक एफएससी की डिग्रीज हो गई, आपके बैचलर मास्टर के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज हो गई, ठीक है। आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट बनवा लेना जब आप लोगों ने स्कॉलरशिप अप्लाई करना स्टार्ट करना है। पासपोर्ट बनने में 1 डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं, मैक्सिमम महीना लग जाएगा, मतलब आपको आते आते, तो वो आपके पास बन जाएगा। खास तौर पर लड़कियों ने जब पासपोर्ट बनाना है, गर्ल्स ने, ठीक है, तो आपके मेक श्योर करना है कि आपके कान नजर आ रहे हो। अगर आपके कान नजर नहीं आ रहे ना, तो वो लड़कियों का आपको पता है हिजाब किया होता है, कई दफा वो कान नहीं नजर आते, तो उस पर इशू बन जाता है, बहुत सारे कंट्रीज नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, मेरी अपनी वाइफ जो है वो शरई पर्दा करती हैं, तो उनकी दफा भी हमने 2 दफा पासपोर्ट बनवाया, इसी चक्कर में कि एक दफा उनके कान नजर नहीं आ रहे थे प्रॉपर। तो आपके कान जो है ना वो नजर आने चाहिए, मतलब इस तरह से आपने कह लो कि जब पिक्चर बनवानी है, तो अपने खुद भी मेक श्योर करना है कि आपकी पिक्चर में आपके कान बेशक हल्का सा नजर आ रहा है, नजर आना चाहिए, छुपे नहीं होने चाहिए कान। ठीक है, तो ये एक आपने मेक श्योर करना है। तो उसकी एक ये भी टेक्निक होती है, खास तौर पे जो मैंने अभी हमने पर्सनल एक्सपीरियंस में की, कि आप अपने जो बाल है ना वो पीछे टाई कर लो टाइटली, तो फिर वो आपका जरा स्किन भी टाइट हो जाती है, तो फिर कान विजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज वो मसला, वो बाल खुले छोड़ना और वो सब वो नहीं करना। और बॉयज के लिए भी खास तौर पे यही बात है कि अगर किसी का चबी फेस है या कुछ भी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा ना इस पोज में बैठना है, मतलब बहुत ज्यादा ढीले होकर नहीं बैठना। वो होता है ना, हमारी याद होती है बहुत ढीले होकर बैठे होते हैं, मतलब फुली आपकी बॉडी नॉर्मल पोजीशन में, जैसे आप सिटिंग में बैठे होते हैं ना, प्रॉपर सिट हुए एक चेयर के अंदर, इस तरह बैठना है। आपका पोस्चर सही होना चाहिए बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ये बाकी डॉक्यूमेंट्स हों। और अगर तो आप अनमेरिड हैं, तो नादरा से एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, उसे कहते हैं FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसमें आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके बहन भाई और आपका डाटा होता है, एक सिंगल पेज की डॉक्यूमेंट होती है कि आपकी ये फैमिली है। और अगर आप मैरिड हैं, तो उसके लिए होता है MRC, जो कि आप में से कोई नहीं होगा अभी। MRC होता है, वो होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस पर आपकी और आपके स्पाउस की डिटेल्स होती हैं। तो वो आपने अगर आप अनमेरिड है तो FRC, अगर मैरिड है तो MRC। वो एक दिन लगता है, किसी भी नादर ऑफिस में जाओ, वो उस दिन आपको निकाल के पकड़ा देंगे, ठीक है। अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है, कई दफा वो कहते हैं अपने साथ अपने फादर मदर या अपने किसी सिबलिंग को ले आए, अगर वो कहें तो ले जाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप भी जाओ या ऑनलाइन उसका अप्लाई कर दो, तो ऑनलाइन भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। पाक ID नाम की ऐप होती है, उसके थ्रू, नादरा की ऐप है, तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जब आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, या आपको पता हो अप्लाई स्टार्ट कर चुके हो, तो एक और जगह है जहां आप अप्लाई करोगे, उस जगह का नाम है, ये आखिरी जगह है, इस जगह का नाम है मोफा। मोफा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कि आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, और आपकी ये डिग्रीज वगैरह वेरीफाइड हैं, कि आपकी ये मिनिस्ट्री ने भी वेरीफाई कर दी है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी वेरीफाई कर दी है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर होता है, यहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। मुझे नहीं पता इसका प्रोसेस ऑनलाइन भी शायद हो गया था, वो चेक कर लेना। नहीं तो इसमें भी आपको ये भी ऑनलाइन मतलब वो थ्रू पार्सल हो जाता है, लेकिन नहीं तो आप फिजिकली जाओगे किसी दिन। पार्सल वाले चीज में शायद लंबा टाइम लग जाए, आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, आप अपॉइंटमेंट दिन में जाते हो, वो एक दिन खपत होती है थोड़ी सी, लड़कों के लिए थोड़ा ज्यादा खपत है, लड़कियों का रश थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि लड़कियों के ज्यादातर पेरेंट्स में से या भाई वगैरह आ जाते हैं। तो लड़कों का रश बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप सुबह 6 बजे भी जाओगे तो आपका 10-11 बजे टाइम आएगा, इतना लंबा रश लाइन लगी होती है, ठीक है, लोग फजर से पहुंच जाते हैं। तो उसके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो आई थिंक जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है वहां पे और इस्लामाबाद में, इन सब जगह पे है, शायद मुल्तान या बहावलपुर में भी है। तो वहां आप जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, और वहां भी वो इस तरह की स्टैंप्स लगा देंगे आपके, उस क्यूआर कोड लगाते हैं और स्टैंप्स लगाते हैं। तो क्यूआर कोड जो होता है ना वो आपका तकरीबन 2-3 साल के लिए जो होता है ना चलता रहता है, तो 2-3 साल बाद में भी वो दोबारा एक्सपायर हो जाए, लेकिन तब तक आपकी स्कॉलरशिप लग गई होती है तो आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़े कभी तो फिर वो क्यूआर कोड दोबारा जाके लगवाना पड़ता है, लेकिन दोबारा फिर लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा फिर आप उनको बताओगे बस मैंने क्यूआर चेंज करवाना है, तो आप जाओगे, वो आपका 2-3 बजे के बाद वो आपका घंटा लगाएंगे और क्यूआर चेंज करके दे देंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद आप अप्लाई करते रहो। मीनवाइल अप्लाई करते हुए ये सारी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएंगे तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हो जो आपको यूनिवर्सिटी ने दे दी है। लेकिन जब आपका वीजा लगना होगा ना, जब आपने वीजा लगवाना, आपकी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप लग जाएगी, आपने बाहर जाना है, उस वीजा लगवाने के लिए आपको ये तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी ये सारी डॉक्यूमेंट्स हुई होंगी तो आप फौरन से जाके जो है ना अपना करवा लोगे, वीजा लगवा लोगे। जैसे मेरी दफा जब मैंने अपने वीजा के लिए अप्लाई किया तो मेरे सारा कुछ हुआ हुआ था, तो मैंने गया और मैंने करवा लिया। कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका नहीं हुआ हुआ था, उनके 2 महीने डॉक्यूमेंट बनाते बनाते लग गए। तो इसलिए टाइमली अगर बनवा लोगे, जब आपकी डिग्री खत्म हो रही है, जब भी खत्म हो, आज से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, प्रोसेस सेम ही रहेगा, बल्कि तब तक और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्या पता और ज्यादा फास्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तब आपको फायदा देगा जी। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करो, मैं आपके आंसर्स करता हूँ क्वेश्चंस के। सीजीपी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट, हाँ अगर किसी को ऑब्वियसली 1.8 सीजीपी है और वो क्या कि सारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका 3 से ऊपर सीजीपी है तो इट इज अ वेरी गुड सीजीपी। इवन 2.6 2.8 वालों की भी मैंने स्कॉलरशिप लगती देखी है। सीजीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, ठीक है, आपकी रेलेवेंसी। अब ये क्या है एक्सपीरियंस से मुराद क्या है, आपकी इंटर्नशिप्स, ठीक है, आपने इंटर्नशिप्स कितनी की है ड्यूरिंग योर बैचलर्स, आपने कहीं अगर जॉब की है, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, क्या किया है, कितना किया है। फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीओमिक्स, ठीक है, अब उस मल्टीओमिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, अब उसके अंदर कोई आके काम करता है, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, तो उसको कंपनी के अंदर काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर मिला है। तो ये एक एक्सपीरियंस है आपके पास कि आपने कंपनी में 1 साल तक काम किया। ठीक है, ऑनलाइन भी आज तक जैसे मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ, और भी बहुत सारी सारी कंपनीज ऑनलाइन काम करवा रही है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये एक्सपीरियंसेस, ये इंटर्नशिप्स, इस तरह की चीजें आपको बहुत बेनिफिट करती हैं। ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस के अंदर शामिल होती हैं। इवन जैसे ये आज आप बूट कैंप ले रहे हो, ये भी आपका एक एक्सपीरियंस है कि उसमें ये चीजें सीखने आए हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये मैटर करती हैं। अब एक हायर सीजीपीए वाला बंदा है जिसकी सीजीपीए 4 में से है 3.98, लेकिन उसके पास कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उससे आप क्वेश्चन करो, उसको नॉलेज ही नहीं है फील्ड का, वो बस थीटा है, रटे लगा लगा के कॉपी पेस्ट कर करके उसने जो है ना नंबर ले लिए, सीजीपी ले लिए, लेकिन उसका दिमाग नहीं चल रहा इन चीजों में, वो टीम बिल्डिंग नहीं जानता, वो लीडर के तौर पे टीम लीड करना नहीं जानता। और एक बंदा उसकी 3.3 सीजीपी है, लेकिन वो टीम को संभाल सकता है, वो डील कर सकता है लोगों, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो डिफरेंट सोसाइटीज में काम कर चुका है। तो मैं उस बंदे को प्रेफर करूंगा, मैं खुद भी, कि जिसकी 3.3 सीजीपी है, क्योंकि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो टीम भी रन करे, ये नहीं कि बस आप अपने आप में बैठा रहे, क्योंकि कहीं भी जाओगे टीम वर्क काम आता है कहीं भी जाके। ठीक है, तो सीजीपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइल्स मैंडेटरी है कि नहीं, कुछ कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी हर कंट्री में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आइल्स लाजमी दो, लेकिन तब दो जब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको पता है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अजका है, उन्होंने 2 साल बाद अप्लाई स्टार्ट करना है, तो अभी आइल्स देने का फायदा नहीं, क्योंकि आइल्स 2 साल में एक्सपायर हो जाता है। तो आइल्स जो है वो एक लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन कोर टेस्ट होता है, वो आप तब दो, ठीक है, जब आप लोग एग्जैक्टली अप्लाई करने वाले हो स्टार्ट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आइल्स का 70-80 थाउजेंड उसका खर्चा है। ठीक है, अगर आप उस शहर में नहीं रहते तो 5-10 हज़ार आपका आने जाने में लग जाएगा, लाहौर आने जाने में, भागलपुर आने जाने में, मुल्तान आने जाने में, कहीं भी। तो इसलिए अगर आप खर्चा कर सकते हो तो जरूर देना चाहिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आइल्स देना। अगर नहीं कर सकते तो हर यूनिवर्सिटी से एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, एक लेटर होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर,
कि इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और इस यूनिवर्सिटी की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आप उस लेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, आइल्स की रिप्लेसमेंट में कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है उसको, कुछ नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, इरास्मस में आइल्स लाजमी है। इरास्मस के लिए आपके पास आइल्स होना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हो, आइल्स होना चाहिए। यूएस से अप्लाई कर रहे हो, आइल्स होना चाहिए। पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एक और अच्छा सवाल है। पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि अगर आपके पास होंगी तो आपके कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा लगेंगे जब भी आप की क्वालिफिकेशन, मतलब देखो जब भी कोई आपको स्कॉलरशिप देता है ना, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है क्वालिफिकेशन के मार्क्स की बेस पे। क्वालिफिकेशन मार्क्स में आपकी सीजीपीए भी आ जाती है, आपकी इंटर्नशिप आ जाती है, आपके एक्सपीरियंस से आ जाते हैं, आपने जो सीवी पे मेंशन किया होता है वो सारा कुछ आ जाता है, आपकी पब्लिकेशंस आ जाती हैं, आपने कहीं जॉब की है, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है वो आ जाता है, हर चीज जो आपकी सीवी से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो आपने अभी तक किया होता है। ठीक है, वो 40 to 50% वो होता है। बाकी 50 to 60% आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इतना बड़ा गैप है कि आपका इंटरव्यू 50 से 60% मैटर करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ नंबर मैटर नहीं कहा, उसमें सीजीपीए वगैरह 20-30% होती है टोटल, ये 100% में से। बाकी 10% पब्लिकेशन, तो ऑब्वियसली अगर आपके पब्लिकेशन हैं तो वो जो 10% यानी 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर लगने हैं। कई दफा एक एक नंबर से, मैं खुद बहुत सारी स्कॉलरशिप में एक एक नंबर से रह गया था। तो अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वो एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर मेरी 4 की जगह 6 पब्लिकेशन होती, मेरे 6 नंबर लगे होते, ठीक है, 4 की जगह, फॉर एग्जाम्पल मेरी 4 थी जब मेरी स्कॉलरशिप लगी, तो मेरी अगर 6 होती, मेरे 6 लगे होते, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल्स ही होते, तो मेरी वो स्कॉलरशिप इसमें एक नंबर से रह गया तो उसमें मैं ना रहता, मेरी वो स्कॉलरशिप लग जाती। तो इस तरह पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी पब्लिकेशन नहीं है और उनकी स्कॉलरशिप लग गई, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में इतने तगड़े थे। ठीक है, कि उनकी रेलेवेंसी आ गई। अब मैंने ये रेलेवेंसी बोली थी, इसका क्या मतलब है? आप लोग एक टॉपिक पे काम कर चुके हो बैचलर्स में या मास्टर्स में, और उसमें कुछ ऐसा काम किया है कि जिस पोजीशन पे आप फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के अंदर या पीएचडी के अंदर, उसी सेम उसी तरह का काम जो है ना आप कर चुके हो, या आपको वो वाला काम ऑलरेडी आता है। अगर आपको वो वाला काम ऑलरेडी आता है या आप उस तरह का काम कर चुके, तो प्रोफेसर को लगेगा वाह यार, ये बंदा तो मुझसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, कि इस बंदे का काम तो मुझसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो इस वजह से ये आपकी रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। मेरी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन की एक मेजर वजह ये थी कि मैं वो काम कर रहा था जो मेरे प्रोफेसर को चाहिए था अपनी लैब में, एक बंदा जिसको ये काम आता हो, कि उसको मुझ पे खप के मुझे सिखाना ना पड़े, बल्कि मुझे वो ऑलरेडी काम आता हो। मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, उनकी इवन अपनी काम से बहुत डिफरेंट जगह स्कॉलरशिप लगी। काम उनका फॉर एग्जाम्पल कैंसर पे होता था, स्कॉलरशिप उनका दिमागी चीजों पे लगे कि ब्रेन के ऊपर जो काम हो रहा है, बहुत डिफरेंट चीजें हैं दोनों। लेकिन क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कैंसर के दौरान मेथड अप्लाई किए थे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, जो टेक्निक्स यूज की थी, जो टूल्स यूज किए थे, वही टूल्स उनको चाहिए थे उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह उनको रेलेवेंसी होगी कि यार ये बंदा हमारे काम का है, ये हमें बेनिफिट कर सकता है। तो ये रेलेवेंसी भी बहुत मैटर करती है। जी, और कोई क्वेश्चन? तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पब्लिकेशंस नहीं है और उनकी स्कॉलरशिप्स लगी हैं। व्हाट क्वालिटीज डू स्कॉलरशिप कमेटी वैल्यू मोस्ट इन एप्ली? रेलेवेंसी, सबसे ज्यादा रेलेवेंसी मैटर करती है। कि आपका उनसे उनको आपका सीवी पढ़ के लगे, या आप आपसे इंटरव्यू करके लगे कि हाँ ये बंदा, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम इसको लेना चाहते हैं, ये बंदा हमारे काम का है। हाउ कैन वी डू आवर FYP इन अ वे दैट इम्प्रेसिस प्रोफेसर एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज? देखो, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा FYP कर लो, वो कभी हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप जो काम कर रहे हो ये ट्राई करो कि आपकी तरफ से आप उसमें बेस्ट दे रहे हो। ठीक है, आपका जो है ना वो बेस्ट वर्जन है, कि इससे ज्यादा बेस्ट आप नहीं कर सकते थे। जितना मैक्सिमम आप कर पा रहे हो करो। अगर उसमें एआई इनकॉर्पोरेट होती है, एआई ये नहीं कि एआई टूल इनकॉर्पोरेट कर दो, मतलब अगर एआई का कुछ काम आपकी फील्ड में हो सकता है उसको इनकॉर्पोरेट करो। ठीक है, आजकल जो आपकी फील्ड में ट्रेंडी चीज है और वो अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो करो। जितनी ज्यादा स्किल्स सीख सकते हो वो सीखो। फाइनली प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो कि फलां भी मेथड आपने अप्लाई किया, फलां टूल्स भी यूज किए हैं, फलां टेक्निक्स भी यूज की, तो डालो। ताकि कल को जब आप किसी को थीसिस भेजो तो उसको पता हो कि इस बंदे को ये सारा काम करना आता है। सीवी पे लिख दोगे लेकिन आपके थीसिस में शो नहीं हो रहा, आपका फाइनली प्रोजेक्ट में शो नहीं हो रहा। आपने फॉर एग्जाम्पल सीवी पे लिख दिया कि मैं मशीन लर्निंग करना जानता हूँ, ये जानती हूँ, लेकिन आपके थीसिस में कहीं है ही नहीं मशीन लर्निंग, कोई पब्लिकेशन ही नहीं है मशीन लर्निंग की, तो आप कैसे साबित करोगे आपको मशीन लर्निंग आती है? वो तो यही कहेगा कि बंदा ब्लफ कर रहा है।
ये बच्चा ब्लफ कर रहा है। ठीक है, तो आपका सबूत होना चाहिए। तो उस सबूत के लिए जैसे हमारी एक मेंबर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्की सी मशीन लर्निंग का एंगल डाल दिया अपने थीसिस में। हालांकि थीसिस में बहुत बड़ा एंगल ही था, एक छोटा सा एक बस एंगल डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि कल को पूछेगा आती होगी कि हाँ मैंने थीसिस में की थी। ठीक है। और एफ वाई पी सिर्फ ये कि अगर रेलेवेंसी आपकी एफ वाई पी से किसी प्रोफेसर की मैच कर रही है तो वो खुश होगा कि आपने उसी टॉपिक पे एफ वाई पी किया, तो चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। ऐसा कौन सा वर्क है जो हमें भी स्टार्ट कर देना चाहिए एज जूनियर स्टूडेंट अगर हमने स्कॉलरशिप लेनी है, शायद जो अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कॉन्सेप्ट्स। आजकल एआई आया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो ना, आप लोग क्या करोगे, अपनी पूरी डिपेंडेंसी कोड बनाने की ना क्लाउड पर डाल दोगे, चैट जीपीटी पे डाल दोगे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, टाइम सेविंग है। लेकिन अगर आपको कोड देख के खुद नहीं पता कि ये कोड किस बारे में है, इसमें यहाँ पे ये गलत कोड लिखा गया है, ये क्लॉड ने गलती की है, ये चैट जीपीटी ने गलती की है, ये क्लॉड की यहाँ पे कोड क्यों ये आया है, ये लाइन क्यों लिखी है, ये ऐसे क्यों है, आप उसे लिख सवा सकते हो अपना असिस्टेंट बना के टाइम बचाने के लिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर खुद अपने बग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, खुद मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो आप कोड लिखवा के एनालिसिस कर रहे हो वो क्या है, वो एनालिसिस है क्या, उसका बैक बैक एंड पे क्या है, वो ये क्यों करना है एनालिसिस, ये क्यों, ये अगर का प्रोजेक्ट करना है तो उसकी रीजन क्या करने की, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है बेसिकली, अगर वो नहीं है तो फेलियर की तरफ जाएंगे एट द, क्योंकि इंटरव्यूज में ये चीज पकड़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि अगले अगले बंदे को, जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लेना उसको 20-30 साल हुए होते हैं उस फील्ड के अंदर, उन्होंने वो सारी चीजें करके देखी होती हैं, उनको पता होता है कि आप ब्लफ कर रहे हो, आप तुक्के मार रहे हो, कि वाकई आपको उस चीज का पता है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत तगड़ा करो। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे लोग नहीं काम करते आजकल, आज की आवाम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आज की आवाम शॉर्टकट्स ढूंढती है। तो कामयाब वही होगा जिसके कॉन्सेप्ट्स तगड़े होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे और वो फिर एआई को भी यूज करना जानता होगा, उस बंदे को बीट नहीं कर सकेगा कोई भी। Could you share experience of what you learned from period abroad, what learning techniques and study habits do they use they can adopt to improve our own learning academic? बहुत लंबी डिबेट है ये, बहुत लंबी। ठीक है, बस मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। पंक्चुअल होना चाहिए आपको। अगर 10 बजे है तो इसका मतलब है 10 बजे। 9 बजे पहुंचना है तो मतलब 9 बजे पहुंचना है। ये नहीं कि 9 बजे कह के आप 10:30 आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो। एक आध दफा चल जाता है, लेकिन जब आपका पैटर्न बन जाएगा ना, और अगर उनको 2-3 दफा पता लग गया कि आप जान के लेट हो रहे हो, आप फोकस नहीं कर रहे, आप वर्क प्लेस पर मोबाइल यूज कर रहे हो, आप जो है ना वो आपकी को मीटिंग हुई, आपने उस मीटिंग के नोट्स नहीं लिए हुए, आपने जो काम था उस काम को नहीं किया, डंडी मार रहे हो, जान छुड़वा रहे हो, वो आपका एक हफ्ते, वो वेट नहीं करेंगे 1-2 साल के आप ठीक हो जाओ, वो एक हफ्ते में पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं आपका, और वो फिर अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि ये बंदा है ही ऐसा। और वो आपके मुंह पे बहुत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन पीठ पीछे वो फिर आपको कभी क्रेडिबल नहीं समझेंगे, आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप पे आपको कभी अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थमाएंगे। वही अगर आप पंक्चुअल होगे, अगर आप एक एक चीज पे कॉन्सेप्चुअली वर्क करोगे, अगर आप चीजों को समझ के चलोगे, वही बात, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, चीज का आइडिया होगा, तुक्के नहीं लगा रहे होगे, सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं यूज कर रहे होगे, तो वो फिर आप पे रिलाई भी करेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, वो आपको मौके भी देंगे आगे बढ़ने के। उनको ऐसे लोग चाहिए जो काम करने वाले हो। ठीक है, जो प्रॉपरली अच्छा काम करने वाले हो। ओके, इफ यू कुड स्टार्ट योर स्कॉलरशिप जर्नी अगेन व्हाट वुड यू डू, यही सारा कुछ। मैंने अपना पहला साल बहुत गलत एडवाइसेस की वजह से वेस्ट किया। मुझे कहा गया घूमो फिरो, ऐशी करो, यूरोप घूमो, ये करो, चिल करो, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर एम ही होते हैं, कुछ नहीं कहते। जो है ना, बस अपना काम निपटाओ, थोड़ा मोटा थीसिस करके जान छुड़ाओ। इस तरह की एडवाइसेस की गई, क्योंकि देवर नॉट खैर खा, वो जिसे हम कहते हैं ना खैर खा लोग होते हैं, कुछ आपके वेल विशर्स होते हैं। तो उन्होंने बहुत गलत एडवाइसेस दी कुछ लोगों ने मुझे। ठीक है, कि चिल करो, और फिर यही बात है कि मैं ये ना करता, मैं मतलब ये चीजें मैं करके जाता। दूसरी चीज, खासतौर पे बॉयज के लिए, कुकिंग आनी चाहिए आपको। आप बाहर कहीं भी जाओगे आपको खुद कुकिंग करना पड़ता है, इवन गर्ल्स भी अगर कुछ कुकिंग नहीं जानती, कुकिंग आनी चाहिए आप लोगों को। अपना खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, और आपको पता, आपकी पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत है। पंक्चुअलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन कि करना है तो रोज करना है, चाहे 10 मिनट के लिए कोई चीज करनी है, लेकिन रोज करनी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। वट आर द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट मेक व्हेन अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप? वो हर स्कॉलरशिप को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब सेम मोटिवेशन लेटर चिपका देंगे, दरमियान में 2-3 लाइनें चेंज कर देंगे, सेम सीवी हर जगह भेजते रहेंगे। ठीक है, फायदा, अगर आप चाइना भेज रहे हो सीवी तो आपको चाइनीज के एंगल से सीवी भेजनी है। इटालियन भेज रहे हो तो इटालियन के ग्रेड सिस्टम के हिसाब से सीवी बनानी है। ठीक है, चाइना में पब्लिकेशन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इटली में पब्लिकेशन ज्यादा आपका एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाता है। तो आपने देखना है कि किस कंट्री में किस तरह की सीवी चलेगी। इरास्मस के लिए सीवी बहुत डिफरेंट होती है।
इरास्मस में आपको सीवी बनानी होती है 2 पेजेस की, कहीं सीवी 4 पेज की भी चल जाती है, कहीं 2 पेज की चलती है। मेरे पास अपनी सीवी के कोई 10 से 15 वर्जन्स पड़े थे। इरास्मस के लिए मेरी सीवी का अलग स्टाइल होता था, चाइना के लिए मेरा एक अलग स्टाइल होता था, यूएसए के लिए हार्वर्ड स्टाइल की सीवी थी, यूरोप के लिए यूरोपास की सीवी थी। यूरोपास के भी फर्दर 2 वर्जन थे, एक लॉन्ग सीवी 4 4 पेजेस वाली, एक शॉर्ट सीवी 1 से 2 पेज वाली। ठीक है, तो ये फिर मल्टीपल, फिर हर जगह अप्लाई करते हुए अलग सर वो अप्लाई, और हर जगह अप्लाई करते हुए मोटिवेशन लेटर नया लिखता था। उस प्रोफेसर के क्या काम है, उस यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है, उनके उनके आर्टिकल खोल के देखता था कि उसमें उन्होंने क्या टूल्स यूज किए हैं, उन टूल्स का जिक्र फिर लेटर के अंदर करता था। हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कॉमनली आस्क्ड। वो जो प्रोजेक्ट पे आपने अप्लाई किया होगा वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या जो आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। मैंने एक, मेरे पास मैसेज पड़ा है, वैसे उस पर लिखा तो इटालियन स्कॉलरशिप हुआ है, लेकिन वो दुनिया की तमाम स्कॉलरशिप के लिए मैसेज है। मैं वो मैसेज आपको भिजवाता हूँ, ठीक है। उस मैसेज में हमारी वीडियोस है, मेरी और सर मोहसिन की, और हमारी बहुत ज्यादा वीडियोस है उस टॉपिक के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर। इवन स्कॉलरशिप पे आपने ढूंढनी कैसे है, ठीक है, इटली की स्कॉलरशिप खास तौर पे कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। वो इटली की आप स्किप कर देना बेशक, वीडियोस आप पूरी दुनिया वाली ओवरऑल, बाकी वीडियोस ओवरऑल दुनिया के लिए है। ठीक है, स्कॉलरशिप ढूंढनी कैसे है पूरी दुनिया की, वो भी उसके अंदर लेक्चर है, इवन सोशल मीडिया का यूज करके। फिर आपने जो है ना मोटिवेशन लेटर, ये जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे लिखना है, एक रिसर्च प्रपोजल होता है कि अगर उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पे हमें बंदा चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट पे आप एक प्रपोजल सबमिट करते हो, वो क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। तो हर चीज पे हमने एक वीडियो बनाई हुई, इवन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। उन चैनल्स पे भी आप चले जाओगे, आपको बहुत सारा और कंटेंट मिलेगा। तो इस वजह से वो मैं आपको मैसेज भिजवा दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना, उसमें आपके बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। जी, और कोई क्वेश्चन। विच स्किल शुड आई डेवलप, आपकी फील्ड से रेलेवेंट जो स्किल्स आजकल चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो आपको पाइथन आना चाहिए। ठीक है, आपको पाइथन तगड़ा आना चाहिए। आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए, 2 साल तक आप इन चीजों पर ग्रिप ले चुके हो, एआई मॉडल्स ट्रेन करना जानते हो। ठीक है। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू आंसर, वी रियली थैंक यू सो मच। जी चलिए, आई थिंक सेशन एंड करते हैं। आपके क्वेश्चंस हो तो आप सर नुमान को या सर रजा को भेज देना, तो वो मुझे तक पहुंचा देंगे, मैं आपको रिप्लाईज उनके पर्सनलाइज्ड कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को बूट कैंप की अगर एक्सेस चाहिए, अल्टीमेट रिसर्च बूट कैंप की, उसमें स्कॉलरशिप के भी लेक्चर्स हैं मौजूद, तो वो आप सर नुमान से, सर रजा से कांटेक्ट कर लेना, आप लोगों को दे दिए जाएंगे जो यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी स्कॉलरशिप लगवाए, कामयाब हो आप लोग। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कभी भी चाहिए हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर आप सर रजा या सर नुमान से ले सकते हैं। और बस एफर्ट करते रहो, डिसिप्लिन से चलो, आज ही प्लान करो कि अगला 1 साल कैसे गुजारना है। और इंशाल्लाह अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करोगे ना, तो वो एट द एंड बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, अगर आप उसको पढ़ो, उसके अंदर एक कर्व दिखाई गई है कि अगर आप डेली की 1% भी प्रोग्रेस करते हो ना, तो आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो एट द एंड ऑफ ईयर। और अगर आप नहीं करते हो तो आप उतने, उससे भी ज्यादा, डबल ज्यादा गुना जो है ना, वो बदतर हो जाते हो अपने पहले दिन से, जिस दिन आपने स्टार्ट किया था। सो स्टार्ट नाउ। ठीक है, अपना डे 1 आज बनाओ। ठीक है, आज से ही अपना डे 1 स्टार्ट करो, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा यकदम से आप सब बदल दो, थोड़ी थोड़ी डेली की छोटी छोटी एफर्ट्स करो। ठीक है, प्लानिंग करो क्या करना है क्या नहीं करना, फिर उस प्लान पे इंप्लीमेंट करो, एक्शंस में लेके आओ चीजों को। क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहती है, और आपके जो एक्शंस होते हैं ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं आपके। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का उधार नहीं रखते, तो आप जितनी मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपको उससे डबल ट्रिपल से नवाजेंगे इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इंशाल्लाह किसी और दिन फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।